एक बार फिर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस CR इंटरनेशनल में मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर आप मेरे साथ करने वाले हैं चैप्टर 7 क्लास 12 राजनीति शास्त्र, और इस चैप्टर में हम कर रहे हैं सिक्योरिटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। सिक्योरिटी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड में जो आज का हमारा बेटा टॉपिक होने वाला है वो है आपका आंतरिक सुरक्षा के बारे में। हमारा जो ट्रेडिशनल नोशन है उसमें हमने पहले बात की एक्सटर्नल एग्रेशन की बात की, बाहरी आक्रमण की बात की, उससे कैसे सुरक्षा की जा सकती है, और उसके कई आयाम के बारे में हमने पढ़ा कि कोई देश कैसे जो बाहरी आक्रमण से अपने आप को इस तरह की परिस्थितियों में किस तरह से उससे बाहर निकलता है। ठीक है, और आज हम बात करें इंटरनल जो सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली क्या जो इंटरनल सिक्योरिटी, क्या कोई देश अपने आप को सुरक्षित कह सकता है बाहरी आक्रमण से? क्या वो बाहरी आक्रमण से लड़ने की परिस्थितियों में होता है अगर वो अपने देश की आंतरिक परिस्थितियां इस तरह की है, आंतरिक रूप में ही युद्ध का वातावरण है, उस देश के अंदर ही एक दूसरे देश की मानव प्रयोग, कहीं पर आतंकवादी गुट हो या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी अलग अलग राज्य में पनप रही हो, तो क्या वो देश किसी बाहरी देश के साथ में मुकाबला करने की परिस्थिति में हो सकता है? इसको समझने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी को समझने के लिए हम पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद जो परिस्थितियां बनी, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व पूरा दो गुटों के अंदर बन गया, और एक तरफ तो संयुक्त राज्य अमेरिका, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरी तरफ सोवियत रूस की बात करें, सोवियत रूस। और ये दोनों मुल्क अपने आप में विश्व में सबसे ताकतवर देश उस दिन भी थे, और आज भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डंका विश्व में बजता है, इसमें किसी तरह का शक नहीं, मानना होगा ये बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में। अगर हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये जो दो देश हैं, इनको को ही आंतरिक सुरक्षा की एटलीस्ट ये गारंटी थी कि उन दिनों में 1945 के आसपास के काल में देखा जाए, उस दशक में देखा जाए, ये आश्वस्त थे कि उन देशों के अंदर जो कम्युनिटीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो रहते हैं, वो हर तरह से शांत हैं, किसी तरह की इनको इंटरनल सिक्योरिटी की चिंता की आवश्यकता उस पीरियड में नहीं थी। यहां तक आप समझ गए कि दोनों देश, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या फिर सोवियत यूनियन, ये इंटरनल सिक्योरिटी के मामलों में इनको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं थी, मोर और लेस। और इसी वजह से ये जो आगे का जो पीरियड रहा 1945 एंड ऑनवर्ड्स, ये फिर एक कोल्ड वॉर का दौर चला, या कहिए कि कुश्ती दोनों देशों के बीच में कि कौन ताकतवर है विश्व के अंदर, ये दिखाने की कोशिश की। ठीक है, अब इसी कोशिश के बीच की बात हम करते हैं। दोनों देशों को ये खतरा लग रहा था, चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है या फिर कम्युनिस्ट कंट्री सोवियत यूनियन, अब इन दोनों को आपस में एक दूसरे से खतरा लग रहा था। उसी पीरियड में कुछ देश आजाद हुए 1940 एंड ऑनवर्ड्स, जो पहले एक उपनिवेशक थे, कॉलोनीज थे दूसरे देशों की, चाहे ब्रिटेन की बात करें या फिर फ्रांस की बात करें, कुछ देश उस टाइम उनकी कॉलोनी थे, यानी कि वो इंडिपेंडेंट देश नहीं थे। अब उन कॉलोनी में भी ये मांग उठने लगी, जैसे जैसे दूसरे देश आजाद हो रहे थे, उनके कानों तक जब ये खबर पहुंची
तो उनके यहाँ भी आंतरिक रक्तपात मच गया। कहने का अर्थ ये हुआ, चाहे फ्रांस की बात करें, फ्रांस ने वियतनाम को कॉलोनी बना के रखा हुआ था, या फिर ब्रिटेन की बात करें जिन्होंने केन्या को कॉलोनी बना के रखा हुआ था, हम कह सकते हैं कि कब्जा किया हुआ था, राइट। तो अब यहां पर भी आंतरिक रक्तपात की सिचुएशन बनने लगी और इस पीरियड में यहां इनको आखिर 1950 और केन्या में 1956 के दौरान जो रक्तपात की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए इनको आजादी देनी पड़ी। बहुत से विश्व के और सारे देश भी, जितने भी औपनिवेशिक देश थे, उनमें से बहुत देश वो अपने कोलोनाइजर से आजाद इस पीरियड में हुए। आजाद होने के बाद में उनके पास में 3 विकल्प थे। या तो वो चाहे तो यूनाइटेड स्टेट की गोदी में जाके बैठ जाए, उसके अलायंस में चले जाए, या फिर वो सोवियत रूस की गोदी में बैठ जाए। बहुत सारे देशों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ जाना बेहतर समझा, तो कुछ देशों ने कम्युनिस्ट स्टेट सोवियत रूस को अपना शासक माना। उनको भय था कि कहीं अब आजाद होने के बाद जिसकी हम कॉलोनीज थे वो हमारे से बदला लेने के लिए आक्रमण ना करें। इस वजह से वो दोनों ओर चले गए। अब वो देश जो पहले आस पड़ोस में थे कॉलोनी में, वो एक दूसरे देश में दुश्मन देशों के साथ में हो गए। सपोज करो कि 2 देश हैं, एक 2 मित्र देश थे, पड़ोस में कॉलोनीज थी, एक ने जाके कम्युनिस्ट स्टेट को अडॉप्ट कर लिया, इसके अलायंस में मिल गया, और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के तरफ चले गए। अब इन दोनों को एक दूसरे देश से आपस में खतरा होने लगा। यूनाइटेड स्टेट के जो अलायंस है उनको कम्युनिस्ट स्टेट से खतरा लगने लगा, और कम्युनिस्ट स्टेट को यूनाइटेड स्टेट के अलायंस पार्टनर से उनसे खतरा की सिचुएशन बनी। खैर यहां तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ पीरियड, जैसा कि हमने पहले भी आपने बात की थी, सोवियत संघ के जो लीडर थे मिखाइल गोर्बाचोव, या फिर यूनाइटेड स्टेट में राष्ट्रपति उस समय के रोनाल्ड रेगन की वजह से इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया। ये कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हो पाई। लेकिन अब हम बात करते हैं जितने भी इंडिपेंडेंट नेशन हुए, अब कोल्ड वॉर के बाद में जो सिचुएशन बनी 1940, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं। कोल्ड वॉर के पीरियड में जो वर्ल्ड के अंदर जितने भी लड़ाइयां हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, वो सब जो एक तरफ तो यूरोपियन कॉलोनीज थी, कौन सी, जो यूरोपियन कॉलोनीज थी, यूरोपियन देश, जैसे फ्रांस की बात करें या ब्रिटेन की बात करें, उन्होंने जो कॉलोनी बना के रखा हुआ था। दूसरी तरफ कॉलोनाइजर्स, इनके बीच में आपस में जो उन्होंने जो कॉलोनाइजर थे, जिनको कॉलोनी बना के रखा हुआ था, उनको भी एक दूसरे से बदले की भावना का डर था। कॉलोनाइजर को लगता था हमने इतने सालों तक अपने जो उपनिवेशक स्टेट है उनके ऊपर इतना अत्याचार किए हैं, कहीं वो हमसे बदला ना ले। साथ में जो इंडिपेंडेंट हुए नेशन जैसे वियतनाम हो गया, केन्या हो गया, इनको ये डर था कि कॉलोनाइजर फिर दोबारा हम पर आक्रमण ना कर दे। इंडिपेंडेंट होने के बाद की बात कर रहे हैं। और ये सारी जो लड़ाइयां हैं वो थर्ड वर्ल्ड के अंदर लड़ी गई, राइट। कहां पे? थर्ड वर्ल्ड कौन सा है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलो, क्योंकि हमें आगे बात करनी है, मैं बता देता हूं एशियन और अफ्रीकन कंटिनेंट के जो कंट्रीज हैं जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट को न ज्वाइन किया, ना सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया, वो सभी कंट्रीज को हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज कौन से होंगे आप जान गए होंगे। अब बात करते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस के। जो एशिया और अफ्रीकन जो कंट्री है उनके जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो थोड़े
ये जो यूएस के अलायंस या फिर कम्युनिस्ट जो स्टेट हैं उनसे थोड़ा अलग था। ठीक है, जो एशिया के अंदर कंट्री है या फिर दूसरे कंट्री अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर जो देश हैं जिन्होंने इनको अलायंस को ज्वाइन नहीं किया, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड समस्याएं, मसले बहुत गंभीर थे जो यहां पर परिस्थितियां नहीं थी। राइट, समझने की कोशिश करो। सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जैसे आप भारत में देख रहे हो, एक तरफ खालिस्तान की मांग पंजाब में होती है, तो फिर ऐसे ही आम मांग जो असम के अंदर होती है, नागालैंड में भी इस तरह की मांग होती है, या फिर आप जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखते हो। और इस तरह की मांग को जो हवा दे रहे होते हैं वो पड़ोसी देश होते हैं। कौन? पड़ोसी देश। हम बात साफ साफ करें तो पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। वो फाइनेंशियली और हथियारों के रूप में ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जो देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, उनको पैसा, हथियार मुहैया कराते हैं। अब इस तरह की परिस्थितियों में दो देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो खराब होते हैं। सपोज करो इंडिया के अंदर जो आतंकवाद को फैलाने में अगर पाकिस्तान मदद करता है तो फिर पाकिस्तान के साथ में हमारे संबंध तलक वाले होंगे, अच्छे दोस्ती वाले नहीं हो सकते। ऐसे ही चाइना के साथ कुछ परिस्थितियां हैं। अब इस तरह की सिचुएशन से अगर आप समझने की कोशिश करें तो देशों के बीच में टेंशन बढ़ता है, और इसी टेंशन के कारण 95% जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए 1946 से लेकर 1991 के बीच में 95% जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो पूरे के पूरे का कारण ये इंटरनल वार की सिचुएशन है। ठीक है, और ये अपने आप में सिविल वार की जो सिचुएशन है पिछले 200 सालों में 12 गुना बढ़ी है। आप समझ गए होंगे हमने किस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी की परिभाषा को शुरू कर फिर पोस्ट कोल्ड वार पीरियड को, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार पीरियड को देखा, कोल्ड वार के पीरियड के बारे में बात की, कैसे दो देश ताकतवर देश और उनके पीछे कुछ पिछलग्गू देशों ने उनका साथ दिया और पूरा विश्व दो धड़ों में बंट गया। कुछ जो नॉन अलाइन मूवमेंट के पार्टनर थे जैसे कि भारत, वो सब देश थर्ड वर्ल्ड कंट्री रहे और उनकी समस्याएं उनका इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर था, और इंटरनल सिक्योरिटी का जो मैटर था उसको हवा देने के लिए आतंकवादी जैसी घटनाओं को बढ़ाने में पड़ोसी देशों के रोल काफी रहा। इस रोल के कारण देशों के साथ में, पड़ोसी देशों के साथ में संबंध अच्छे नहीं रहे, और ये भी बार बार युद्ध जैसी परिस्थितियां जैसा कि आज आप देख रहे हो उसका एक कारण बना। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब ये समझ पाए होंगे, और इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।